हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग अपने एक छोटे से टॉपिक को देखेंगे। ये हमारी नॉलेज को बूस्ट करेगा। नॉलेज मींस जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं ढेर सारे जीएसटी के, तो उसमें हम लोग देखते हैं। अच्छा, सप्लाई की बात होती है। जब भी सप्लाई की बात होती है तो कभी कभी एक्सपोर्ट्स की भी बात होती है। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है जब आप अपने गुड्स को आउटसाइड इंडिया में ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस समय लगता है आपका एक्सपोर्ट। और इसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। यह जो आपका आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके सेक्शन 16 में बताया गया है। बेसिकली उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि उसमें जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन किया गया है। किसको? जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बताया गया है। और जब हम लोगों ने जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में देखा है या आज तक सुना है या जो भी काम किया है, उसमें हम लोगों ने यही देखा है कि जीरो रेटेड सप्लाई में हम लोग टैक्स नहीं लेते, या अगर लेते भी हैं तो उसको रिफंड कर दिया जाता है। जब आप सामान आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, तो उस चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, तो उस केस में कहा गया कि जो भी आप टैक्स, अगर या तो आप पहले टैक्स दें उसके बाद एक्सपोर्ट करें, इफ यू आर जस्ट पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस राइट नाउ, देन लेटर ऑन यू विल गेट द रिफंड देयर ऑफ। आप अभी टैक्स दे दो, बाद में आप उसका रिफंड ले लेना। या दूसरा सिस्टम इसका ये है कि भैया आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को फिल कर लो, एलयूटी फॉर्म फिलअप कर लो, उसके बेसिस पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स इट। दैट इज ऑल डिफाइंड अंडर सेक्शन 16, और यू कैन से दिस इज द पार्ट ऑफ द आईजीएसटी। बट व्हाट अबाउट द डीम्ड एक्सपोर्ट्स? डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सिस्टम केवल और केवल एप्लीकेबल होता है गुड्स के ऊपर एंड नॉट अप्लाइज ऑन सर्विसेज। तो अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये केवल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। डीम्ड का मतलब होता है माना जाना। सपोज टू एक्सपोर्ट यानी कि मान लिया गया कि एक्सपोर्ट हुआ, एक्चुअली the export has not takes place, means the goods has not been taken from Indian territory and sent it out to the outside India, not at all. Still the goods remain in Indian territory. अभी भी सामान जो है अभी भी इंडियन टेरिटरी में ही है, लेकिन उसको मान लिया गया डीम्ड एक्सपोर्ट, और उसको एक्सपोर्ट्स के सारे बेनिफिट्स दिए गए। उसको सारे के सारे एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स दिए गए, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई को बेनिफिट दिए गए उसी तरह। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई में हम लोग एक्चुअली में जीरो रेटेड सप्लाई में हम लोग एक्चुअल में सामान को एक्सपोर्ट करते थे, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते थे। यहां चूंकि डीम्ड एक्सपोर्ट्स है तो यहां केवल गुड्स को कवर किया गया, और वो गुड्स एवन दो हैज नॉट बीन सप्लाइड आउटसाइड इंडिया has been treated as a deemed export, and now the taxpayer shall avail or can avail all the benefits relating to the exports। जिस तरह एक exports का टैक्स पेयर, जीएसटी पेयर सारे के सारे बेनिफिट्स अवेल करता है, उसी तरह डीम्ड एक्सपोर्ट्स का भी टैक्स पेयर सारे के सारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड बेनिफिट अवेल करेगा। अच्छा, एक बात आपने यहां पर ध्यान दी होगी, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे सेक्शन 16 के हिसाब से, तो हम लोग को दो ऑप्शन दिया गया था। भाई हमारे पास दो ऑप्शंस थे। जिस तरह हमारे पास आईजीएसटी में जब हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था टैक्स को पेमेंट करो फिर एक्सपोर्ट करो और बाद में रिफंड के लिए अप्लाई करो, और दूसरा ऑप्शन था एलयूटी को यूज करो। यहां पर दूसरा ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। आपको तो टैक्स का पेमेंट करना ही करना है फर्स्ट, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट एक्चुअली, देन एलयूटी क्वेश्चन डजंट अराइज। Now, here you are compulsorily made the payment of taxes first of all, and thereafter you can apply for the refund. Yes, केवल यही सिस्टम अप्लाई होगा। डीम्ड एक्सपोर्ट्स को अगर हम देखें तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स आर टू बी ट्रीटेड सिमिलर टू एक्सपोर्ट। ये बिल्कुल एक्सपोर्ट्स की तरह माने जाते हैं। दीज सप्लाईज आर नॉट जीरो रेटेड सप्लाई, जो मैंने अभी बताया सेक्शन 16, ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है। By default, thus GST shall be applicable on the all deemed exports at the point of the supply. Furthermore, these supplies cannot be made under bond or LUT without payment of tax. Means the one option has been withdrawn, only the other one option is available. It means first of all we are needed to make the payment of taxes, and later on we can get the refund thereof. That's it. The supplier, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली गई। दो तरह के पर्सन थे ना, एक सप्लायर है एक रेसिपिएंट है। एक सप्लायर है एक रेसिपिएंट, एंड बोथ ऑफ दीज टू पर्संस आर इन इंडिया। ये दोनों इन इंडिया में, सप्लायर भी इन इंडिया, रेसिपिएंट भी इन इंडिया। चलो, हमने पहले टैक्स का पेमेंट कर दिया, अब बाद में ये कहा जाता है ये तो ना डीम्ड एक्सपोर्ट है। अब डीम्ड एक्सपोर्ट है, अगर सप्लायर ने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया है सामने वाले के ऊपर, तो
तो रेसिपिएंट अवेल कर सकता है जीएसटी की क्रेडिट, या कह सकते हैं कि रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन कौन से एक्सपोर्ट्स आएंगे अभी आप समझेंगे, चिंता ना करें। उसकी मैंने पूरी एक लिस्ट बनाकर दी हुई है, नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स माने जाएंगे। तो यहां पर दो टैक्स पेयर्स हो गए, या तो सप्लायर टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करेगा या तो रेसिपिएंट टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। टैक्स रिफंड के लिए इन दो में से कोई एक ही अप्लाई कर सकता है, और अगर एक बार सप्लायर ने अप्लाई कर दिया तो रेसिपिएंट अवेल नहीं कर पाएगा, और रेसिपिएंट ने अप्लाई कर दिया तो सप्लायर अवेल। The supplier or the recipient of the goods can claim a refund of the tax paid on such supply, but once the refund has been claimed by the supplier, the recipient will not be eligible to claim the ITC on the same. मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हैं, मैंने आपके ऊपर टैक्स लगाया, टैक्स पे कर दिया, नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर द रिफंड देयर ऑफ। जब मैं अप्लाई कर रहा हूं रिफंड के लिए तो भैया इसका मतलब आप अब उस आईटीसी की क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उस पैसे को वापस ले ले रहा हूं। इट विल बी सपोज दैट नो एनी टैक्सेस हैज बीन पेड, ये आप मानकर चल सकते हैं कोई टैक्सेस पे नहीं किए गए, बट एक्चुअली पहले टैक्स गया, नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर द रिफंड। Now, notified goods. The central government may notify certain category of supply of goods which would be treated as deemed export. This means that supply shall be treated as export even if such goods are not taken outside India. ठीक है, इसमें तीन कंडीशंस याद रखेंगे, तीन कंडीशंस बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीन कंडीशंस को बिना याद रखे आप डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं मान सकते। तो जब भी आप डीम्ड एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये तीन कंडीशंस इक्वली आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ ये मैंने लास्ट में आपको नोटिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है, सप्लाई टू ईओयू, एसटीपी, एचटीपी एंड बीटीपी, सप्लाईज अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको मैंने एक लिस्ट की तरह दी हुई है, ये आप बिल्कुल अपने से स्टडी करेंगे। यहां पर मैं आपके केवल नॉलेज बूस्टर के लिए आया हूं। धीरे धीरे अगर आप कहेंगे कि सर एसटीपी क्या होता है, ईएसटीपी क्या होता है, बीटीपी क्या होता है, ईओयू क्या होता है, यस एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है, हम लोग इसके अलग अलग सेशंस कंडक्ट करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको नहीं मालूम इन टर्मिनोलॉजी से तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्यूचर में हमारे ये सारे सेशंस अवेलेबल होंगे आपको। लेकिन अभी हमको केवल डीम्ड एक्सपोर्ट्स पढ़ना है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स का ये सिस्टम है। लास्ट की तीन कंडीशंस, उसके बाद आपको ये सारी की सारी डीम्ड एक्सपोर्ट्स के जो नोटिफाइड गुड्स हैं जिनको डीम्ड एक्सपोर्ट्स माना गया है उनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो कहता क्या है, कहता है कि ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वन कंडीशन, द गुड्स सप्लाई डू नॉट लीव इंडिया। नो वेरी वेल, दैट्स व्हाई दिस इज द डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर इंडिया छोड़ देता तो वो हमारा एक्चुअल में एक्सपोर्ट हो जाता, इंडिया नहीं छोड़ रहा तभी तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। और डीम्ड एक्सपोर्ट्स केवल इतने ही हो सकते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। कमिंग बैक टू द सेकंड कंडीशन, पेमेंट फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड इन इंडियन रुपीज। ओके, बेसिकली था क्या, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर ये होता है कि हमें ना फॉरेन करेंसी में पैसा मिलेगा, जबकि एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मली, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे ऊपर ये कंडीशन इंपोज की जाए। यस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में था। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की जब हम लोगों ने डेफिनेशन एक्चुअल में पढ़ी थी तो वहां पर ये कंडीशन थी कि फॉरेन करेंसी या कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर एक्सपोर्ट की जब हम लोग डेफिनेशन एक्चुअल में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं, या यहां पर हम लोग कंडीशन देखें तो यहां पर भी कहता है अगर आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज या कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपको कंसिडरेशन मिलता है, वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। थर्ड कंडीशन कहता है सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ऐसा नहीं है विदेश से सामान मंगाओ और उसको फिर डीम्ड एक्सपोर्ट्स मान लो, ना बाबा ना। आपका ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए इन इंडिया। अगर ये तीन कंडीशन, पहला एक्चुअल में गुड्स लीव नहीं होना चाहिए, इंडिया को लीव नहीं करना चाहिए, दूसरी कंडीशन फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपीस में आपका कंसिडरेशन मिल सकता है, और थर्ड कंडीशन ये गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए। दैट्स इट, ओनली यू हैव टू कीप ऑल दीज कंडीशन इन योर माइंड। ये आपका डीम्ड एक्सपोर्ट्स मान लिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। अच्छा,
ये एक चीज़ याद रखेंगे, मैंने यहाँ से शुरू से बताया कि ये आपका केवल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, सर्विसेज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल में आउटसाइड इंडिया नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर एलयूटी का कोई क्वेश्चन अराइज़ होता नहीं है। और जी हाँ, सप्लायर और रेसिपिएंट इन दोनों में से किसी एक को क्रेडिट मिलेगा, मीन्स रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। एक बार सप्लायर ने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो आईटीसी क्लेम रेसिपिएंट नहीं कर पाएगा, दोनों में से किसी एक को रिफंड क्लेम किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इसका मतलब इसके अलावा कोई डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं माना जा सकता है। 3 कंडीशन बताई गई, इंडिया को छोड़ना नहीं चाहिए, फॉरेन करेंसी में मिले या इंडियन करेंसी में मिले, और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, और ये हमारे नोटिफाइड गुड्स है। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर डीम्ड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।